नमस्कार, मैं रविश कुमार। हमारे देश में सिस्टम कैसे काम करता है, उसके काम का क्या पैमाना होना चाहिए, इसका समय समय पर मूल्यांकन करते रहिए। देखिए कि एक सिस्टम बहुत बड़ी संख्या में लोगों को कैसे कुछ नहीं समझता है और वही सिस्टम किसी एक व्यक्ति को कैसे देश और समाज के लिए खतरा बताकर फर्जी मुकदमे में बंद कर देता है। आज के प्राइम टाइम में आप देखेंगे कि हजारों की संख्या में शोध छात्र हों या अकेले फादर स्टैन स्वामी हों, सिस्टम को कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क यही है कि हजारों की संख्या में छात्र लाचार नजर आते हैं, एक अकेले स्टैन स्वामी सिस्टम की नाइंसाफियों से लड़ने निकल पड़ते हैं। मगर होता क्या है, पहले बात करते हैं यूजीसी स्कॉलरशिप की। शुक्रवार को मुझे असम से लेकर कश्मीर से बधाई संदेश आए। मैंने ऐसा तो कुछ किया ही नहीं था, सिर्फ एक पंक्ति पढ़ी थी कि भारत के शोध छात्रों को कई महीनों से छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। छात्रवृत्ति आज भी नहीं मिली, लेकिन सिर्फ एक पंक्ति बोलने से मेरी वाहवाही हो गई। फरवरी 2020 के बजट में कॉलेज और यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप का बजट 141 करोड़ कर दिया गया। 2019-20 में छात्रवृत्ति का बजट 381 करोड़ था। क्या भारत सरकार के पास कई महीनों से छात्रवृत्ति देने के लिए 141 करोड़ रुपए नहीं हैं? मैं ईशानदा स्कॉलरशिप 2017-18 बैच का स्टूडेंट हूँ। हमारा जो पेमेंट है सिर्फ एक ही बार मिल चुकी है और दूसरी और थर्ड पेमेंट आई मीन 2 इयर्स पेमेंट वो अभी तक अंडर प्रोसेसिंग में है बहुत दिनों से। हम लोग बहुत कोशिश की थी, पीएफएमएस को कॉल भी किया था, लेकिन उन्होंने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दी। हम ट्वीट भी की थी, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। हम एनडीटीवी के जरिए बताना चाहता हूँ कि ये मैसेज थोड़ा आगे बढ़े, क्योंकि हमारा हायर स्टडीज के लिए प्रॉब्लम हो रही है। इसका असर क्या हुआ होगा आप जानते हैं। 23 सितंबर की खबर है ट्रिब्यून की। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में देरी के कारण पंजाब के 1600 कॉलेजों ने तय किया कि वे अनुसूचित जाति से फीस लेंगे, अनुसूचित जाति के छात्रों से। ये छात्र कहां से फीस देंगे? कॉलेजों ने पंजाब सरकार से 309 करोड़ मांगे हैं, जो केंद्र से आए थे मार्च में। 4 साल से 1850 करोड़ रुपए का फंड नहीं दिया गया है, जो छात्रों को जाना चाहिए था। जिस देश में स्कॉलरशिप समय पर ना मिलती हो, वो देश विश्व गुरु नहीं बनेगा तो कौन बनेगा? एक और पॉजिटिव न्यूज, जैसे होता है ना कि शादी के भोज में थाली में एक और पूरी एक्स्ट्रा डाल देते हैं। बिहार में 29 नवंबर को 2 भर्ती परीक्षाएं हो रही हैं। एक तो 2 परीक्षाएं एक साथ नहीं होनी चाहिए, लेकिन इनमें से एक परीक्षा की भर्ती 2014 में निकली थी। इससे अधिक पॉजिटिव न्यूज क्या दे सकता हूं कि बिहार में एक परीक्षा 6 साल बाद हो सकती है। अभी रिजल्ट नहीं निकला है। इसका मतलब है कि हमारा सिस्टम भूलता नहीं है। 2014 के बाद भी उसे याद रहा कि परीक्षा करानी है। इंतजार करना बिहार होना है। भारत में कोविड से मरने वालों की संख्या 1,09,000 से अधिक हो चुकी है। अच्छी बात है कि हम स्वास्थ्य बजट पर ध्यान नहीं देते हैं और थाली बजाकर महामारी भगा लेते हैं। ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट आई है। ऑक्सफैम ने अपनी रिपोर्ट कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स 2020 में पाया है कि दुनिया के सभी देशों के मुकाबले भारत का स्वास्थ्य बजट नीचे से चौथे नंबर पर है ना कमाल? रिपोर्ट कहती है कि इसका असर भारत की कोविड के खिलाफ लड़ाई पर भी पड़ा होगा। भारत और अफगानिस्तान दोनों अपने बजट में से मात्र 4% ही स्वास्थ्य के लिए रखते हैं। जितना खर्च किया जाना चाहिए उसके 1/4 से थोड़ा सा ज्यादा खर्च करते हैं। रिपोर्ट में यह भी पाया गया है कि भारत की आबादी के मात्र 50% हिस्से को ही सबसे बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं मिल पा रही। बिल्कुल मत सोचिए कि भारत में हेल्थ बजट का अगर 50%, 75% खर्च नहीं होता है तो आम लोगों पर क्या असर पड़ता होगा। यहां लोग इलाज के चक्कर में गरीब हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। मिडिल क्लास वाले भी नहीं बचते हैं। अगर सिस्टम नौजवानों को 6 साल एक परीक्षा के कुएं में धकेल देता है तो एक 83 साल के शख्स को भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने के आरोप में जेल में धकेल सकता है। सोचिए, 83 साल के एक शख्स हैं, पार्किंसन की बीमारी है, बिना मशीन लगाए कान से सुन नहीं सकते। उन्हें गिरफ्तार किया गया कि वे भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने की प्लानिंग कर रहे थे। फादर स्टैन स्वामी।
50 साल से झारखंड के आदिवासी इलाकों में काम कर रहे हैं। जब कंपनियां विकास के नाम पर प्राकृतिक संसाधनों की लूट करती हैं तो फादर स्टैन आवाज उठाते हैं, विचाराधीन कैदियों को रिहा करने की मांग करते हैं, आदिवासियों के विस्थापन का सवाल उठाते हैं। क्या इनमें से किसी काम से भारत की संप्रभुता को खतरा हो सकता है? स्टैन की उम्र 83 साल की है। इस उम्र में वे ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे राज्य को खतरा हो जाए? क्या यह सब इसलिए किया जा रहा है ताकि कोई नौजवान भारत के दूर दराज के इलाकों में काम करने का सपना ना देखे, हौसला ना रखे, वहां प्राकृतिक संसाधनों की लूट को रोकने का निश्चय ना करे? फादर स्टैन स्वामी केरल के हैं। 1965 में जमशेदपुर आ गए खदानों पर रिसर्च करने, फिर चाईबासा आकर रहने लगे। वहां अपने काम के कारण लोकप्रिय हुए। अब उनका नाम इसलिए चर्चा में आता है कि पुलिस ने घर पर छापे मारे हैं और उन्हें फलां फलां केस में गिरफ्तार किया जा रहा है। भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने का यह केस भीमा कोरेगांव केस कहलाता है। 2018 से चल रहा है। 83 साल के एक बुजुर्ग उन 16 लोगों में शामिल हैं जिन पर भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने की योजना में शामिल होने का आरोप है। 8 अक्टूबर को रांची में स्टैन स्वामी गिरफ्तार किए गए। नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी NIA सीधे मुंबई ले जाती है, कोर्ट में पेश कर देती है और चार्जशीट भी पेश कर देती है। उनसे पूछताछ के लिए कस्टडी भी नहीं मांगती है। स्टैन स्वामी कहते हैं कि वे कभी मुंबई नहीं गए। उन्होंने वीडियो के जरिए गिरफ्तारी से पहले अपना एक बयान जारी किया था। अभी NIA मेरे पीछे लगा हुआ है। अभी मुझे बॉम्बे जाने के लिए भी अभी मजबूरी की जा रही है। अभी केस की सामना करने के बदले अभी सरकार मुझे रास्ते से हटाने की कोशिश कर रही है और उसका पहला मौका था कि भीमा कोरेगांव, जबकि मैं कभी भीमा कोरेगांव गया भी नहीं, लेकिन उसमें एक संदिग्ध के रूप में डाला गया। उसके तहत मुझे 2 बार रेड किया गया। अभी पहले पुणे पुलिस कर रही थी, अभी NIA कर रहा है और NIA तो 15 घंटा मुझे पूछताछ किया और उसके मेरे सामने ऐसे कुछ एक्सट्रैक्ट को रखने लगा जो माओवादियों के बीच में कुछ कम्युनिकेशन हो रहा था। मुझे किसी प्रकार का संबंध नहीं था उसमें, लेकिन वो सब मेरे सामने रखा गया ही बोल के ये सब मेरे कंप्यूटर में पाया गया। इस सबको मैं इनकार करके आया हूँ। भीमा कोरेगांव केस में सुधा भारद्वाज, गौतम नवलखा, प्रोफेसर आनंद तेलतुंबडे, वरवरा राव, हैनी बाबू सहित 16 लोग गिरफ्तार हैं। प्रोफेसर रामचंद्र गुहा, प्रशांत भूषण और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्टैन की गिरफ्तारी पर ऐतराज जताया है, निंदा की है। हेमंत सोरेन ने ट्वीट भी किया है और बयान भी दिया है। गरीबों, वंचितों और आदिवासियों की आवाज उठाने वाले 83 वर्षीय वृद्ध स्टैन स्वामी को गिरफ्तार कर केंद्र की भाजपा सरकार क्या संदेश देना चाहती है? अपने विरोध की हर आवाज को दबाने की ये कैसी जिद है? आज स्टैन स्वामी आदिवासियों को, पिछड़ों को, गरीबों को और उनके लिए लगातार काम करते रहे हैं। आज मुझे लगता है कि 80 साल से ऊपर की उनकी उम्र हो चुकी है और इस तरीके से चीज़ों को सरकार के द्वारा संज्ञान लेना, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यशैली रही है, सभी चीज़ें में कुछ ना कुछ हिडन एजेंडा जरूर रहता है। आने वाला समय में वो भी दिखेगा। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि स्टैन स्वामी आदिवासियों के लिए काम करते हैं, उनकी आवाज उठाते हैं। NIA ने अपनी चार्जशीट में कहा है कि इन लोगों ने माओवादी रणनीति के सहारे शहरों में क्रांति करने की योजना बनाई थी। फादर स्टैन स्वामी का महाराष्ट्र के भाकपा माओवादियों से संपर्क था। माओवादी कैडरों के लिए फंड जुटाने का भी आरोप लगा है।
एनआईए ने अपनी चार्जशीट में बताया है कि फादर स्टैन स्वामी के पास से कई माओवादी दस्तावेज व साहित्य मिले हैं। 83 साल के फादर स्टैन स्वामी पर यूएपीए लगा दिया गया है। आजकल ये काफी इस्तेमाल में लाया जा रहा है ताकि जमानत ना मिले। 8 अक्टूबर को गिरफ्तारी के अगले दिन रांची में सामाजिक कार्यकर्ताओं ने विरोध मार्च निकाला। भीमा कोरेगांव मामले में रांची में उनके आवास पर महाराष्ट्र पुलिस ने जुलाई 2019 में और एनआईए ने 28 अगस्त 2018 को छापे मारे थे। फादर स्टैन स्वामी ने अपनी गिरफ्तारी से पहले कहा था कि एनआईए ने उन्हें गिरफ्तार करने के लिए उनके कंप्यूटर में फर्जी सबूत डाले हैं। ठीक इसी तरह के आरोप भीमा कोरेगांव मामले में गिरफ्तार एक अन्य आरोपी प्रोफेसर आनंद तेलतुंबडे ने भी लगाए थे। इसके अलावा झारखंड में एक आंदोलन हुआ था, पत्थलगड़ी आंदोलन। स्टैन ने इसके समर्थन में लेख लिखा था और बीजेपी की रघुवर सरकार ने इसे नक्सलवादी आंदोलन करार दिया था। सैकड़ों हजारों की संख्या में लोगों के खिलाफ गंभीर धाराएं लगा दी गई। खबरें तो ऐसी भी आईं कि 10,000 आदिवासियों पर पत्थलगड़ी में शामिल होने के लिए राजद्रोह के मामले लगा दिए गए। स्टैन के खिलाफ भी राजद्रोह का आरोप लगा। हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री बनते ही सारे मामले वापस ले लिए। यहाँ हम लोग सब फादर स्टैन स्वामी के पुराने दोस्त हैं और पुराने साथी है। हम लोगों ने उनका काम बहुत नज़दीक से देखा कि कैसे हिम्मत करके सालों से झारखंड के आदिवासियों के अधिकार के लिए खड़े हुए, न्याय के लिए हमेशा खड़े हुए, हमेशा मेहनत करने को, ईमानदारी से काम करने को तैयार है। और आज न केवल उनका गिरफ्तार के खिलाफ खड़े हैं जो बिल्कुल आर्बिट्ररी है और रूथलेस है। आप सोच लीजिए 84 साल का व्यक्ति है जो जिनका स्वास्थ्य भी अच्छी नहीं है और बिना कोई सबूत उनको जेल में बंद कर रहे हैं। हमको लगता है कि ये एक डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ रूथलेसनेस समझना चाहिए। तो न केवल इस गिरफ्तार का विरोध कर रहे हैं लेकिन इस कानून भी जो यूएपीए है जिसको लेकर उनको गिरफ्तार किया गया है, इसका भी विरोध कर रहे हैं। आदिवासी समाज के किसी भी विरोध को नक्सल ठहरा देना आसान हो गया है। उनकी आवाज के पीछे नक्सल होने की आशंकाएं पैदा कर दी जाती हैं और संगीन धाराएं लगा दी जाती हैं। पत्थलगड़ी आंदोलन क्या था, यह भी आपको जानना चाहिए। आदिवासी गांवों में बड़े बड़े शिलालेख गाड़ने की परंपरा रही है। इनमें गांवों के बारे में कई जानकारियां होती हैं। कई जगहों पर शहीदों के सम्मान में शिलालेख गाड़े जाते हैं। इन शिलालेखों में संवैधानिक अधिकारों की बात लिखी जाने लगी। संविधान की 5वीं अनुसूची का जिक्र था कि ये कानून क्यों नहीं लागू होते हैं आदिवासी इलाके में। उसकी जगह दूसरे सामान्य कानून क्यों लागू किए जा रहे हैं। आधार कार्ड आदिवासी विरोधी दस्तावेज जिनसे गांव की शांति और संसाधन को खतरा है, वैसे लोगों का गांव में आना वर्जित है। ये सब शिलालेख पर लिखा था। आदिवासी ग्राम सभाओं के जरिए गांव में स्वशासन मांग करने लगे। आप जिस पत्थलगड़ी की बात कर रहे हैं, ये एक आंदोलन के स्वरूप में पूरे खूंटी इलाके में जो बिरसा विद्रोह का इलाका था वहाँ उभर कर आया और इसका स्वरूप बिल्कुल पूरी तरह से लोकतांत्रिक स्वरूप था। इसमें लोग अपने गांव-गांव में पत्थल गाड़ रहे थे सीमाना में, और सीमाना में पत्थल गाड़ने की परंपरा होती है कि इस गांव का मुखिया कौन है, पाहन कौन है, जो पारंपरिक व्यवस्था के रिस्पॉन्सिबल लोग कौन हैं, किसकी आबादी है। जैसे मुंडाओं में आप देखिएगा कि गोत्र आधारित, किली आधारित गांव होते हैं। गुड़िया पढ़ा का गांव है, भिंगरा पढ़ा, तो वो सीमाना में लिखा जाता है। तो पत्थल गाड़ने की ऐसे इनकी हज़ारों साल पुरानी व्यवस्था रही। अब ये लोकतांत्रिक आंदोलन के स्वरूप में आया तो इसका कारण ये था कि 1947 के बाद से 5वीं अनुसूची हो, 6ठी अनुसूची हो और भारत के संविधान में 20 से ज़्यादा अनुच्छेद जो आदिवासियों के उत्थान के लिए बने हैं, उनके कल्याण के लिए बने हैं, उसका ठीक तरीके से पालन ना होना, ये भावना और ये सेंस, ये स्पिरिट काम कर रहा था पूरे मूवमेंट में। पंजाब में भी ग्राम सभाओं में केंद्र के बनाए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पास किए जा रहे। क्या वे भी नक्सल ठहरा दिए जाएंगे? झारखंड में चले इस आंदोलन को नक्सल बताकर निपटाने की कोशिश हुई, जबकि इसके जरिए उठने वाली मांगों पर किसी ने ध्यान देने की जरूरत नहीं समझी। आप आदिवासी इलाकों में जाएं,
नौजवान 5वीं अनुसूची को लेकर मांग करते दिखेंगे, उसके बारे में बात करते दिखेंगे। मुख्य धारा का मीडिया 5वीं अनुसूची की बात ही नहीं करेगा जो संविधान से दिया गया है, लेकिन 5वीं अनुसूची को लेकर कई आंदोलन आदिवासी इलाकों में नियमित रूप से होते रहते हैं। जब हमारा संविधान बना तो उससे पहले ही 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में एक्सक्लूडेड एरिया और पार्शियल एक्सक्लूडेड एरिया बोल के आदिवासी समुदाय जहाँ पे बसे हैं वहाँ पे उनको स्पेशल कैटेगरी के रूप में उनका शासन चला भी। और जब हम लोगों का 50 में जब हमारा संविधान बने उस समय में पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया को, जैसा कि जहाँ जिसके अंतर्गत झारखंड भी आता है, उनको 5th शेड्यूल में या 5वीं अनुसूची के तहत लाया गया। अगर आप यह देखेंगे कि स्टेट यानी राज्य किन लोगों को संगीन आरोपों में गिरफ्तार कर रहा है तो एक पैटर्न नजर आएगा। ये वो लोग हैं जो हर सरकार में राज्य की नाइंसाफी के खिलाफ काम करते हैं, आवाज उठाते हैं। आप जानते हैं कि भारत की जेलों में बिना ट्रायल के लाखों की संख्या में कैदी वर्षों से जेल में सड़ रहे हैं। क्या इनकी बात करना कोई गुनाह है? लेकिन स्टेट यानी राज्य ऐसे लोगों को नजर में रखता है। वो काम आते हैं राज्य के शत्रु के रूप में जेल में बंद कर देने के लिए। इसलिए फादर स्टैन स्वामी की गिरफ्तारी एक व्यक्ति की बात तो है ही, उन सवालों की भी बात है जिनके लिए कोई सुधा भारद्वाज या कोई फादर स्टैन स्वामी काम करते हैं। 2010 में फादर स्टैन स्वामी ने एक किताब लिखी, रिपोर्ट बनाई, बंद कैदियों का सच। उन्होंने कोर्ट में कई साल फर्जी आरोपों के तहत जेलों में बंद 3000 आदिवासी नौजवानों की रिहाई की आवाज उठाई थी। स्टैन स्वामी यही मांग करते थे कि अंडर ट्रायल को रिहा किया जाए, तेजी से मामलों की सुनवाई हो, न्यायिक आयोग जांच करे कि ट्रायल पूरी होने में देरी क्यों लगती है। आप देखेंगे कि ऐसे काम की पृष्ठभूमि वाले लोग कितनी आसानी से आतंक से लेकर देश के विरुद्ध जंग छेड़ने के आरोपी बना दिए जाते हैं। चूंकि ये संख्या में थोड़े होते हैं और हमेशा राज्य की नाइंसाफी के खिलाफ बोलते हैं, इसलिए इन्हें राज्य का शत्रु घोषित करना आसान हो जाता है। मीडिया बहुत आसानी से राज्य की इन घोषणाओं पर यकीन करता है। आप सिर्फ फादर स्टैन स्वामी को ही नहीं जान रहे हैं, बल्कि उन मुद्दों को भी जान रहे हैं जो दिल्ली से दूर घट रहे होते हैं। फादर स्टैन स्वामी ने अपनी किताब बंद कैदियों के सच में लिखा है कि 97% मामलों में गिरफ्तार लोगों की आमदनी 5000 भी नहीं होती है, वकील तक नहीं रख सकते। 98% को झूठे मुकदमे में फंसाया जाता है। इनकी रिहाई के लिए उन्होंने एक कमेटी बनाई थी जिसकी गतिविधियों पर एनआईए की चार्जशीट में सवाल उठाए गए हैं। राष्ट्रीय अपराध शाखा ब्यूरो की एक रिपोर्ट है, उसके अनुसार दुनिया में सिर्फ 14 ऐसे देश हैं जहां अंडर ट्रायल कैदियों की संख्या बहुत ज्यादा है। उनमें विश्व गुरु भारत भी एक है। भारत में 10 में से 7 कैदी अंडर ट्रायल हैं। पिछले 17 वर्षों का औसत देखिए तो इनमें से 64% अनुसूचित जाति जनजाति और ओबीसी हैं, 21.5% मुसलमान हैं। श्रीहरि पालियत ने इंडिया स्पेंड में इस पर विस्तार से रिपोर्ट फाइल की है। जो अंडर ट्रायल बिजनेस में आधे से ज़्यादा लोग फंसे होते हैं वो माइनॉरिटीज़ सेक्शन को बिलोंग करते हैं, माइनॉरिटी सेक्शन को बिलोंग करते हैं। और माइनॉरिटी सेक्शन को बिलोंग करने के साथ साथ वो गरीब हैं। गरीब होने की वजह से वो बेल फाइल नहीं कर पाते हैं, लॉयर्स को फीस नहीं दे पाते हैं। और मान लो DLSA, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी या अदर लीगल सर्विस अथॉरिटी के चलते उनको लॉयर्स मिल भी गया, बेल हो भी गई, तो भी उनके पास श्योरिटी अमाउंट देने के लिए पैसे नहीं होते, जिसकी वजह से वो बहुत लंबे लंबे समय तक जेल में ही रहते हैं एज एन अंडर ट्रायल प्रिजनर। सो द नंबर ऑफ अंडर ट्रायल प्रिजनर्स जो हैं वो बढ़ रहा है, रीज़न बीइंग बिकॉज ऑफ द कास्ट बेस्ड एंड द रिलीजियस बेस्ड पॉलिटिक्स। अंडर ट्रायल के लिए काम करना सरकार को चुनौती देना होता है ना कमाल? फादर स्टैन ने लिखा है कि इसलिए उन पर कई तरह के मुकदमे दर्ज कर दिए जाते रहे हैं। पर क्या अंडर ट्रायल के लिए आवाज नहीं उठानी चाहिए? इनके लिए जो काम करेगा वो किसी भी सरकार के लिए संदिग्ध हो जाएगा। इस साल अगस्त की एक घटना बताता हूं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने तय पाया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर नंदिनी सुंदर, अर्चना प्रसाद, संजय पराठे और 3 अन्य के खिलाफ पुलिस ने फर्जी केस दर्ज किया था छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ सरकार इन्हें हर्जाने के तौर पर 1-1 लाख रुपया दे। कितना आसान है किसी के खिलाफ
फर्जी मुकदमा दायर कर देना। 5 नवंबर 2016 को सुकमा पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। एक व्यक्ति की हत्या के आरोप में नंदिनी सुंदरबीन में से एक थी, जिसकी गवाही के आधार पर यह केस बनाया गया था। उसी महिला ने गवाही से इनकार कर दिया। एक अन्य मामले में उसी साल मानवाधिकार के लिए काम करने वाले वकीलों के समूह को गिरफ्तार कर लिया गया। ये वकील आंध्र प्रदेश से बस्तर गए थे एनकाउंटर की जांच करने के लिए। इनके खिलाफ छत्तीसगढ़ पुलिस सिक्योरिटी एक्ट के तहत केस कर दिया गया। पुलिस ने आरोप लगाया कि वकीलों की यह टीम 1 लाख रुपए लेकर माओवादी पार्टी को देने जा रही थी। 2016 में पुलिस ने बाकायदा तस्वीरों के साथ प्रेस रिलीज जारी कर इन्हें नक्सली बताया था। सोचिए, ये केस भी फर्जी निकला। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस मामले में सभी को 1 लाख रुपए का हर्जाना देने का आदेश दिया था। सुनिए उनमें से एक वकील की कहानी। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना पुलिस को हमको अपहरण करके कुंटा पुलिस स्टेशन में लगा के किस्टारम में एक झूठा केस लगा के हमको सुकमा कोर्ट में प्रोड्यूस किया। उसके बाद 6 महीने तक हमको बेल भी नहीं मिला। ये पूरा 6 महीने में हम छत्तीसगढ़ को जेल को देखकर बहुत बुरा हालत है। वो आदिवासी को हालत बहुत बुरा है, उसमें ओवर क्राउड है, उनका पीने का पानी नहीं है, पूरा भोजन नहीं है अच्छा। ये एक्विटल होने के बाद भी NHRC रिसेंटली हमको वो इलीगल अरेस्ट के लिए वो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को 1 लाख देने के लिए आर्डर भी दे दिया। ये आर्डर पे मैं संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि वो जो ऑफिसर है हमको इलीगल अरेस्ट किया, उन लोगों को कुछ वो ऑफिसरों के ऊपर कुछ एक्शन लेना है। तो कितना आसान है कि किसी को नक्सल और राज्य का शत्रु बना देना। इसी तरह के केसों के खिलाफ सुधा भारद्वाज लड़ा करती थी। सुधा भारद्वाज को भी भीमा कोरेगांव केस में महीनों से बंद कर दिया गया। क्या स्टेट की नाइंसाफी सच नहीं है? क्या आप नहीं जानते हैं? क्या यह सच नहीं है कि फर्जी मुकदमे डालकर किसी को वर्षों जेल में सड़ा दिया जाता है? विश्व गुरु भारत में हमेशा इन मामलों में वही क्यों संदिग्ध हो जाता है जो इसके खिलाफ आवाज उठाता है? आज भी रांची में बिरसा मुंडा समाधि स्थल पर आदिवासियों के लिए काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता अनशन पर हैं। सुबह 11:30 बजे से यह अनशन शुरू हुआ। भुवनेश्वर केवट, अलोका कुजूर, रतन तिर्की, महेंद्र पीटर और श्याम अनशन पर हैं। इनके साथ और भी कई लोग हैं। सिर्फ रांची ही नहीं, झारखंड के बोकारो, रामगढ़, जमशेदपुर, पलामू में भी लोग अनशन पर हैं। हमारे सहयोगी हरबंश ने इसे रिपोर्ट किया है और प्राइम टाइम के लिए इन लोगों से बातें भी की हैं। देश भर में PUCL के सदस्य भी अरेस्ट के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। गिरफ्तारी के बाद स्टैन स्वामी अनाज लेना बंद कर चुके हैं। द कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया CBCI ने फादर स्टैन स्वामी की गिरफ्तारी पर चिंता जताई है। कहा है कि उन्होंने अपना पूरा जीवन आदिवासियों की जमीन के अधिकार की लड़ाई में लगाया। उन्हें कई तरह की बीमारियां हैं। यह समझ से बाहर है कि इस हालत में फादर स्वामी को ऐसी स्थिति से गुजरना पड़ रहा है। उन्हें तुरंत रिहा किया जाए। रांची कैथोलिक चर्च ने भी बयान जारी कर स्टैन की गिरफ्तारी पर चिंता जताई है। बहुत अमानवीय घटना है ये। ऐसी घटना की हम भर्त्सना करते हैं और हम लोग बताना चाहते हैं केंद्र सरकार को कि इस तरह की कदम वो ना उठाएं, क्योंकि ये जिस तरह से वो ना कुरेद रही है, लोगों को उकसा रही है कि तुम आओ और लड़ो। तो हम लोग तो संघर्षशील लोग हैं, लड़ेंगे ही, लेकिन इस कानून के खिलाफ हम लोग जाएंगे। और ये काला कानून हम लोग बोलते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी का जो लूट का मंसूबा है उससे वो बचाने के लिए 1965 से लगातार यहाँ आना जाना कर रहे हैं और 80 लगभग से कंटिन्यू रह रहे हैं यहाँ पे। और इस तरह के जितने भी आंदोलन है उसमें हर तरह से वो विरोध कर रहे हैं। बीच बीच में नक्सल का भूत खड़ा किया जाता है। पहले ये काम राज्य की तरफ से होता था, किसी को भी नक्सल बताकर जेल में बंद कर देना। अब यह काम मीडिया भी करने लगा है। जो भी सरकार से सवाल करेगा अर्बन नक्सल कहलाएगा।
हाथरस मामले में भी नक्सल का एंगल ढूंढ लाया गया न्यूज चैनलों की तरफ से। एक महिला का फोटो दिखाकर उसे नक्सली बताया जाने लगा। प्रियंका गांधी हाथरस के पीड़ित परिवार से मिलने गई थीं। उनके साथ तस्वीर में दिख रही एक महिला को नक्सल बताया जाने लगा। बाद में पता चला कि वे डॉक्टर राजकुमारी बंसल हैं, फोरेंसिक साइंटिस्ट हैं और इस घटना से विचलित होकर जबलपुर से हाथरस आ गई परिवार का हौसला बढ़ाने। लेकिन ट्विटर पर इन्हें नक्सल भाभी बताया जाने लगा। ट्रेंड चलते ही चैनलों पर नक्सल कनेक्शन की कहानी चलने लगी। जिस देश में पत्रकारिता का यह स्तर हो, वहां अब किसी को भी नक्सल बताया जा सकता है। अगर आप पावरफुल पद पर हैं तो आपको किसने अधिकार दिया? बिना जांच पड़ताल किए आप किसी के बारे में कुछ भी बोलते हैं। मेरे वर्ड्स बताइए, मैंने कब कहाँ बोला कि भाभी हूँ मैं? कोई चैनल मुझे बात करके, मुझे इंटरेक्ट करके नहीं बोल रहे। वहाँ पर हजारों चैनल थे, मुझे नहीं पता कि कौन चैनल क्या टेलीकास्ट कर रहा है। अगर मुझसे पूछ के बोलते कि अब मैडम आप क्या भाभी हैं, तो उसी स्टेटमेंट पे आप बात करिए। कोई चैनल क्या बोल रहा है आपकी समझदारी से प्लीज उस पर रिप्लाई करिए। सरकारें आती हैं और जाती हैं। हम एक ऐसा सिस्टम नहीं बना पाए जहां किसी के खिलाफ अवैध रूप से नेशनल सिक्योरिटी एक्ट NSA लगाना आसान ना हो। आखिर इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद कि डॉक्टर कफील खान पर अवैध रूप से NSA लगाया गया, उस अधिकारी के खिलाफ क्यों नहीं कोई कार्रवाई हुई? क्या हम एक नागरिक समाज के नाते ऐसी बातों को अब सही मानने लगे? विश्वगुरु भारत में इस तरह का सिस्टम होना चाहिए क्या? जो देश विश्वगुरु नहीं बन सके हैं, क्या उनके सामने हम ऐसा उदाहरण पेश करना चाहते हैं? आजकल UAPA मिल गया है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। इसका इस्तेमाल धड़ाधड़ हो रहा है, प्रोफेसर, छात्र, किसी के खिलाफ भी। तब भी जब अदालत ही कह रही है कि जो सबूत रखे गए हैं वो पर्याप्त नहीं हैं, उनसे अपराध साबित नहीं होता है दिल्ली दंगों के मामले में। पूर्व नौकरशाहों का एक समूह है कॉन्स्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप। इस समूह ने कमेटी बनाई है जिसका नाम है सिटीजन्स कमिटी ऑन दी दिल्ली राइट्स ऑफ फरवरी 2020, कॉन्टेक्स्ट, इवेंट्स एंड आफ्टरमाथ। इस कमेटी में जस्टिस मदन लोकुर, जस्टिस AP शाह, जस्टिस RS सोढ़ी, जस्टिस अंजना प्रकाश, पूर्व गृह सचिव GK पिल्लई, पूर्व IPS अधिकारी मीरा चड्ढा बुरवनकर भी शामिल हैं। 4 पूर्व न्यायाधीश हैं इस कमेटी में। यह कमेटी 12 हफ्तों में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। कमेटी ने कहा है कि दिल्ली दंगों की कार्यवाही में पुलिस द्वारा जो दर्ज हुआ है और नहीं हुआ है वह उसका रिकॉर्ड तैयार करेगी। कमेटी ने कहा है कि हाल के समय में दिल्ली पुलिस की कार्यवाही पर उठे सवालों को देखते हुए यह और भी जरूरी हो गया था कि एक निष्पक्ष, गैर राजनीतिक और प्रतिष्ठित लोगों का समूह दिल्ली दंगों की जांच करे। कमेटी दंगों से पहले और दंगों के दौरान हुई घटनाओं की जांच करेगी और दिल्ली में हुई हिंसा के संदर्भ में प्रशासन की कार्रवाई की भी समीक्षा करेगी। तो आप सिस्टम की विश्वसनीयता देखिए, अपने संदर्भ में, अपने मोहल्ले के संदर्भ में या अपने राज्य के संदर्भ में। कितना आसान है, किसी पर केस डाल दो, जेल में डाल दो, बाद में 2 साल बाद छूट भी गया तो उसकी किस्मत। तब तक अखबारों में हेडलाइन बन जाएगी, टीवी में डिबेट हो जाएगा कि फलाना अर्बन नक्सल है, फलानी नक्सल भाभी है। बाकी ब्रेक के बाद। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। जिन्हें लीव ट्रैवल कंसेशंस मिलता है LTC, वो अपनी टिकट की कीमत का 3 गुना सरकार से कैश ले सकेंगे। यात्रा के बदले उन्हें ऐसी किसी चीज की खरीद पर खर्च करना होगा। ये पैसा जिस पर 12% GST लगता हो, खाने पीने की चीज नहीं। दूसरा, सरकार फिर से फेस्टिवल एडवांस देने जा रही है ताकि वो पैसा आप चीज सामान पर खर्च कर सकें, जिससे बाजार में तेजी आए, अर्थव्यवस्था दौड़ने लगे। मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में सोमवार सुबह करीब 2 घंटों तक अचानक बिजली चली गई, जिसका बहुत बड़े पैमाने पर असर देखने को मिला। यह पहली घटना है जब मुंबई में इतने बड़े स्तर पर बिजली चली गई। अचानक बिजली चले जाने से मुंबई की लाइफलाइन लोकल बंद हो गई। लोग स्टेशन पर ही जमे रहे और पुलिस लगातार लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करती रही। बिजली चले जाने से ना तो सड़क के सिग्नल काम कर रहे थे और ना ही पेट्रोल पंप चल रहे थे। कई जगहों पर लोग लिफ्ट में फंसे हुए नजर आए। मैं अपने ऑफिस की जो लिफ्ट है उसमें बंद हूँ और अब ये
मुश्किल से खोली गई है। तो अभी आना रिस्की है ना, तो आप लोग अभी खुलवा रहे हैं इसको। ये इमरजेंसी लाइट ऑन की है क्या? पावर रिज्यूम किया है? ये क्या जनरेटर पावर दे रहे हैं ना? मोनोरेल में फंसे लोगों को अपने कपड़े उतारकर इंतजार करना पड़ा। कई जगहों पर एटीएम काम नहीं कर रहे थे। ग्रिड में गड़बड़ी को इस पावर कट का कारण बताया गया। आप देख सकते हैं इस एटीएम का शटर डाउन है क्योंकि पावर फेलियर की वजह से यहाँ के एटीएम्स भी बंद नज़र आ रहे हैं और कुछ कस्टमर्स मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जो इस एटीएम के पास आए थे। आप कैश नहीं निकाल पा रहे क्योंकि एटीएम बंद है जी। कितने बजे आए थे आप? जी मैं लगभग यहाँ पे आधा घंटा पहले करीब आया था। वहाँ पे वो मशीन भी नहीं चल रहा था, ये स्वाइप मशीन जी। तो फिर ये एटीएम से विड्रॉ का ये भी ऑप्शन अभी है, तो इसलिए काम रुका था थोड़ा जी। तो अभी बॉम्बे में जैसे मेट्रो सिटी में ये थोड़ा सा बोलते हैं ना अनयूजुअल लगता है। गांव साइड में होता है तो समझ में आता है, बट बॉम्बे सिटी में अगर 5-6 घंटे के लिए फेलियर हो रहा है तो वो थोड़ा सा अनयूजुअल लगता है। और अभी ऐसे कोविड टाइम पे, जबकि हमको एटीएम से ज़्यादा हॉस्पिटल में पता नहीं अभी क्या पोजीशन होगी, वो देखना पड़ेगा कि हॉस्पिटल का क्या सीन है। बैंक अंदर का काम चल रहा है? नहीं, वो भी तो बंद है ना, महापारेषण के 400 केवी कड़वा पड़गे JIS केंद्र में सर्किट 1 का रखरखाव कार्य चल रहा था। उस समय सारा भार सर्किट 2 पर था। हालांकि सर्किट 2 में अचानक तकनीकी खराबी आने से मुंबई और ठाणे के अधिकांश हिस्से उससे प्रभावित हुए। मुंबई में बिजली की आपूर्ति करने वाले कड़वा पड़गे और खारगर की तर्ज पर मल्टीपल ट्रिपिंग हुई। मुंबई और उपनगरों को लगभग 2200 मेगावाट बिजली की आपूर्ति बाधित हुई। बिजली न होने से कई जगहों पर कामकाज ठप हो गया। 2 घंटे बाद धीरे धीरे बिजली दोबारा लौट आई, लेकिन लोग परेशान हो गए। इमारत में इसी तरह से मैं आपको बता दूं, सभी जो है इंडस्ट्रियल इस्टेट है, तो ऐसे छोटे छोटे कई कंपनीज़ हैं जहां पर लगातार काम होता रहता है और यहीं पर जो है लगातार काम होने की वजह से कई सारी चीज़ें होती है। यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, अलग अलग चीज़ें की जाती हैं। स्टील के कंपनीज़ हैं, अलग अलग कंपनीज़ हैं, लेकिन हालात यही हैं कि सब कुछ पूरी तरह से बंद है, जिसका असर ये हुआ कि मजदूर जो हैं, जो कर्मचारी हैं, वो इसी तरह से खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, क्योंकि जब बिजली नहीं है तो कुछ किया नहीं जा सकता। इसमें जो मेन लाइन में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो नहीं थी, वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो रिस्टोर हो गई है। और जैसे आपको पता है कि हार्बर लाइन जो है वहाँ पे 10:55 को जो है हमने इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई रिस्टोर करके वहाँ पे ट्रेनें जो है हार्बर लाइन पर हमने शुरू की थी। जो मेन लाइन पर ट्रेनें जो स्टकअप थी 12:26 के बाद इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई रिस्टोर होने के बाद जो है अभी धीरे धीरे चलना शुरू हो गई है। एक लंबे अरसे बाद मुंबई में इस तरह बिजली गई है। लोग बताते हैं कि 10 साल पहले भी इसी तरह पूरे शहर की बत्ती गुल हुई थी। बिजली जाने के बाद लोगों को डर था कि इसका असर अस्पतालों और शहर बाजार पर पड़ेगा, लेकिन बाद में पता चला कि दोनों जगह बिजली जाने के हालात में दूसरी सुविधा मौजूद रहती है, लेकिन इन सुविधाओं का भी कुछ घंटों तक ही इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे में भविष्य में इस तरह के हालात दोबारा ना बने, इसके लिए प्रशासन को कई कदम उठाने होंगे। मुंबई ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।